ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स के बारे में सुना हुआ है, पर अब कह रहे हैं कि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट डिफरेंट हैं ब्लू कॉलर टेररिस्ट के साथ। मेरा तो कहना उल्टा है। जैसे मोस्टली ब्लू कॉलर जॉब्स में पैसा कम मिलता है, व्हाइट कॉलर जॉब्स में डॉक्टर्स को पैसा ज्यादा मिलता है, वैसे ही ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ज्यादा खतरनाक हैं। और ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कुछ अहम बातें कही हैं इसके लिए, जो पूरे जो इंटेलेक्चुअल जमात है, जो ये पूरा अपने आप को कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, और उसके बाद सिंपथेटिक आर्टिकल्स लिखते हैं। आर्टिकल सिर्फ यहां नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया किस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कुछ आर्टिकल छपते हैं, आऊंगा मैं उसके अंदर। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम केस चल रहा है। ये केस है उमार खालिद को, शर्जील इमाम को, गुलफिशा फातिम को, एक्सेट्रा को लेके। बट इसका इंपॉर्टेंस आने वाले केसेस में, क्योंकि बहुत बारी जो ये डिफेंस होता है ना, इंटेलेक्चुअल व्हाइट कॉलर स्टूडेंट, उस पे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी कुछ अहम बातें आपको बताने जा रहा हूं। वैसे केस से पहले एक हिस्टोरिक मूवी की बात कीजिए। हिस्टोरिक क्यों? मेरे ख्याल से 80% जो माफिया मूवीज बनती हैं इस मूवी पे बेस्ड। गॉडफादर आपने शायद देखी होगी, मार्लन ब्रांडो, अल पचिनो, ऑस्कर्स, मल्टीपल ऑस्कर्स एंड एक्सेट्रा। उसकी एक लाइन थी, वो लाइन मेरे को लगता है ये व्हाइट कॉलर डिबेट को सेटल कर देती है। उस जमाने में माफिया होते थे, आजकल माफिया ही टेरर है, क्योंकि सारा इंटरलिंक सिस्टम होता है। डावूद इब्राहिम माफिया था, फिर टेररिस्ट बना, ऐसे ही बहुत सारे हैं। कुछ तो किडनैपिंग करके फंड करते हैं टेरर एक्टिविटीज, आपको पता ही है। तो उसमें एक माफिया में एक लाइन थी व्हाइट कॉलर के लिए या ब्लैक कॉलर के लिए, एजुकेटेड प्रोफेशनल जॉब्स के लिए, कि एक लॉयर ब्रीफ केस के साथ 100 लोग जितना गन से चोरी करते हैं उससे ज्यादा चोरी कर सकते। कलम की इतनी ताकत होती है। वैसे ही ये डॉक्टर्स हैं। सो ये जैसे माफिया ज्यादा डेंजरस है, वैसे ही व्हाइट कॉलर माफिया ज्यादा डेंजरस है। तो इसको किस तरह सबमिशंस दी हैं कोर्ट में, जानना शुरू करिए। पहले तो ये बात रेस करी गई कि जब जब इनकी बेल आती है, एकदम से न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आ जाते हैं, स्टोरीज आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं स्टोरीज? न्यूयॉर्क टाइम्स कितना ग्लोबल इकोसिस्टम, क्या भारत की बात करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स एक नॉर्मल बेल केस के लिए क्यों कवर करेगा? क्या रीजन है? यूएस को तो अपना देश, पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हो रहे हैं, एक बेल केस ऑफ अ फ्यू अक्यूज्ड न्यूयॉर्क टाइम्स कितने स्ट्रेटेजिकली करता है। और वैसे ही पूरी स्टोरीज भारतीय मीडिया में भी चलती हैं। पर भारतीय मीडिया तो चलो आप बोल दीजिए एक बड़ा केस है इंडिया के अंदर, दिल्ली राइट्स बड़ा डिस्प्यूट है, न्यूयॉर्क टाइम्स, यही आपको संकेत देना चाहिए। पर जो कोर्ट में बोला उसमें, क्योंकि ये बहुत बारी कहा जा रहा है इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो मैं पहले आपको कुछ चीजें, फैक्चुअल चीजें जो कोर्ट में सबमिट की गई हैं, उसके ऊपर आपका मैं अटेंशन ले जाना चाहूंगा। क्योंकि बिना उसको अटेंशन ले जाए आपको पूरा जो इशू है, उसकी जो डेप्थ है, ग्रेविटी है, समझ नहीं आ सकती। जैसे कोर्ट में एक विटनेस, प्रोटेक्टेड विटनेस की स्टेटमेंट बताई कि क्या गवाही दे रहा है, वो कहता है शर्जील इमाम, सैफुल इस्लाम, आसिफ तना जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस पे आए, मैं वहां पे था। उमार खालिद ने सब प्रोटेस्टर्स के सामने कहा कि ये लोग मेरे भाई हैं और मेरी टीम के मेंबर हैं, और उसने एक्सप्लेन किया डिफरेंस बिटवीन चक्का जाम एंड धरना टू शर्जील, सैफुल एंड आसिफ। उमार टोल्ड शर्जील टू स्टार्ट चक्का जाम, तो डिफरेंस भी है। धरना धरना ना, जो प्रोटेक्ट करने के लिए, धरना और चक्का जाम में अंतर क्या है एक्सप्लेन किया जा रहा है। और ये कहा कि चक्का जाम शुरू करो गेट नंबर 7 जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर, और कहा कि राइट टाइम पे बाकी मुस्लिम एरियाज में भी चक्का जाम शुरू करेंगे दिल्ली में। कितनी प्लानिंग हो रही है, इससे ज्यादा प्लानिंग बोलेंगे। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स वाली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर वो व्हाट्सएप चैट्स पढ़ी गई कोर्ट में, एविडेंस है, ये डिजिटल एविडेंस है, डिलीटेड वाला एविडेंस नहीं है। व्हाट्सएप चैट पढ़ेगी कि पर्पस था रिजीम चेंज। रिजीम चेंज क्या होता है? ये एक टर्म दिया है, बड़ा ब्यूटीफुल टर्म है, रिजीम चेंज। ये बेसिकली ड्यूली इलेक्टेड सरकार को वायलेंस से उखाड़ के फेंक देने को रिजीम चेंज कहते हैं। इलेक्शन से आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, आप चुनाव जीतिए, आप प्रोपागेंडा कीजिए, आप अपना प्रचार कीजिए, और आप चुनाव जीतिए, नहीं, ये रेजीम चेंज ऑपरेशंस होते हैं। ये जनरली यूज करते थे इस जमाने में जब इस वर्ड को डिसेंट माना जाता था, डिक्टेटरशिप्स के अगेंस्ट। 40 साल से चुनाव ही नहीं हुए, 30 साल से चुनाव ही नहीं हुए, कहीं पे मोनार्की है, राजाओं का राज चल रहा है, तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे, तो रिजीम चेंज।
यहाँ पे मेजॉरिटी ने एक चीज डिसाइड करी, उसको वायलेंस से ओवरथ्रो करने को रेजिम चेंज कहा जाता है। फिर वो बताते हैं कि जो शर्जील की स्पीच थी जामिया अलीगढ़ में, उमार खालिद को तो स्पीच देने का था ही नहीं, उसको परमिशन इसलिए दी थी कि आप जा सकते हैं वहां पे, कोई स्पीच था ही नहीं, उसने परमिशन फ्लाउट करके स्पीच दी अमरावती में। और पूरी जो ये स्ट्रैटेजी है इसके पीछे एक सपोर्ट ग्रुप था, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, जिसका गोल था, और उस गोल को इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया है। एक मोबाइल फोन नंबर से किया गया, फेक डॉक्यूमेंट्स पे किया, कि वो शुरू से उनको पता था कि हम जो करना चाह रहे हैं वो ट्रेसेबल ना हो, माइंडसेट क्या था वो आप जानते हैं। फिर आ जाती है इंटेलेक्चुअल पे। एक बात कोर्ट में इंटेलेक्चुअल पे बोली, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा। पहले तो इंटेलेक्चुअल, तो ये क्या इंटेलेक्चुअल है, बट जो इनको कवर करने के लिए बोलते हैं। तो कोर्ट में कहा गया कि इंटेलेक्चुअल्स आर मोर डेंजरस व्हेन दे बिकम टेररिस्ट। जमीन पे काम करने वालों से ज्यादा खतरनाक है दे आर, बिकॉज इनको तो स्टेट सपोर्ट मिलता है, फंडिंग मिलती है, डॉक्टर्स बनते हैं, एक्टिविस्ट बनते हैं, और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। सीए प्रोटेस्ट तो एक रेड हेरिंग था, मतलब एक दिखावा था। बेसिक पर्पस क्या था? रिजीम चेंज, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। फिर कोर्ट में वीडियो क्लिप्स भी लाई गई भाषण की। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल टेस्ट क्या है। आपने जो भाषण दिया, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुस्लिम एरिया से फोकस कर रहे थे, चक्का जाम और धरना के अंदर का डिफरेंस समझा रहे थे। आप कहो 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाए चक्का जाम करने के लिए, चिकन्स नेक पे नैरो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर पे इकट्ठा हो जाओ और नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर दो। फिर बोला जाता है कि ये सिर्फ एक भाषण था। मैं भाषण का एक टेस्ट बोलता हूँ, आप फ्री स्पीच और ऐसी चीज का, क्राइम का डिफरेंस समझ जाएंगे। आपके भाषण को अगर वो एक्टेबल ही नहीं है, एक्शनेबल ही नहीं है ना, वो एक चीज होती है। और आपके भाषण में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसके पीछे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके पीछे आपकी इन्फ्लुएंस है एक सर्टन स्टूडेंट कम्युनिटी में, या उससे बाहर आपकी कुछ इन्फ्लुएंस है। आप ऑल इंडिया या बहुत सारी स्टेट्स में भाषण दे सकते हो, इतना आपके पास क्राउड है। और वो जो चीज़ आप बोल रहे हो कि 5 लाख लोग, अरे 50,000 लोग जाम कर दें उस कॉरिडोर को, तो भारत को डिफिकल्टी हो जाए। इकोनॉमिक, आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिक इमरजेंसीज डिक्लेयर हो सकती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जंग लड़ी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे इकोनॉमिकली आप कट ऑफ करने की बात कर रहे हो, तो ये है। पर इसमें एक नई चीज मैं बता रहा हूँ आपको, क्या ये ऐसे पहले लोग हैं जो कर रहे थे? कतई नहीं, कहीं से भी नहीं, पहले से होते आ रहा है एजुकेटेड। बट इस केस के बाद वो एक पूरी चीज सामने आ गई। अफसल गुरु की अब एजुकेशन लेवल जानते थे, है ना? अफसल हम शर्मिंदा हैं, हाईली एजुकेटेड, कोई डाउट नहीं था। आप डॉक्टर जलीस अंसारी का नाम सुना है? इनका नाम था डॉक्टर बॉम्ब। डॉक्टर बॉम्ब, ये सिमी का था, इंडियन मुजाहिदीन का था, टेरर ग्रुप्स को ट्रेन करता था। डॉक्टर बॉम्ब डॉक्टर था। ये डॉक्टर बड़े इंटरेस्टिंग है। बुरहान वानी, ग्रेट में था एकेडमिक्स में, क्या डिग्रीज जो भी थी, या इससे पहले आप इंटरनेशनली जाइए, आयमन अल जवारी, सर्जन, सर्जन। मोहम्मद आटा, अर्बन प्लानिंग ग्रेजुएट। खालिद शेख, मैकेनिकल इंजीनियर। ऐसे ला 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 आपको 10 नाम और मिल जाएंगे। तो बेसिक बात क्या है, टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि जितना भी कवर किया हो, जितना भी डिफेंड करने की कोशिश किया हो, अब लॉन्ग टाइम से जेल में है, 4-5 साल हो गए हैं, ट्रायल नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाती, वो एक अलग बेल के ग्राउंड्स है। और वो जो भी कोर्ट डिसाइड करे बेल दे नहीं देगी वो दिख जाएगा आपको। बट ऑन रिकॉर्ड इस तरह का आर्गुमेंट करना कि क्या क्या प्लानिंग थी, मेरे को लगता है समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। कोर्ट में जो होता है वो होता है, बट आप जब ऑन जनता है ना, ये क्यों न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखते हैं? क्योंकि आम जनता में सिम्पथी बनाने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों लिखता है? आम जनता में सिम्पथी बनाने के लिए। क्यों लोग इतना तड़प रहे थे कि अरे डॉक्टरों की वीडियो आ रही? क्योंकि उससे पहले ये प्रिपेयर हो रहा था प्रोपेगेंडा। जैसे मैं बोलता हूँ, तुकाराम ओमले जी ने अगर नहीं पकड़ा होता जिंदा, तो ये तो तैयारी थी ना, एक तैयारी थी कि इसको कंप्लीटली डिफरेंट दिखाना है, या इसको दिखाते हैं कि भारत से हुआ है, या कुछ लोग तो तैयारी करके बैठते हिंदुत्वा टेरर था, ये वो तैयारी थी। वैसे ही ये डॉक्टर्स की जो वीडियो आई है, एक डॉक्टर की आई है या बाकी पकड़े गए हैं, और इतना प्रूफ मिला है और इतना किलो एक्सप्लोजिव मिला है, तब भी लोग तैयारी करके बैठे हुए थे ये दिखाने की। और आपको पता है इकोसिस्टम आजकल शुरू करता कि बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े शरीफ हैं, या ये करता है कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी है, बड़े शरीफ लोग थे, ये सरकार तो सबको ऐसे ही फंसाती रहती है, जांच एजेंसीज अलग अलग तो फालतू में काम करती रहती है। तो वो पूरा एक ड्रामा को लेके भी ये
कोशिश हो सकती थी। पर इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट वैसे ही इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये 2 टके के ब्रेन वाले लोग हैं, बट मान लो आप इनको इंटेलेक्चुअल, शायद कुछ लोगों के स्टैंडर्ड से इंटेलेक्चुअल होंगे। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जैसे गॉडफादर की लाइन मैंने आपको बताई, ज्यादा डेंजरस हैं जमीन पे जो फुट सोल्जर्स हैं उससे।